तो डियर स्टूडेंट, अगर हमें आईआईटी जेईई में सक्सेस होना है तो सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस हम ऐसे क्वेश्चंस की करें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं या उसके जैसे क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जैसे कि अभी आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था, तो उन क्वेश्चनों की हम बात करें। तो हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, अभी जनवरी में जो आपका जेईई का पेपर हुआ है उसमें कोई भी टॉपिक हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब आप देखें कि रिडॉक्स रिएक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि CO2 है और CO2 को हमने 180 एम और 273 केल्विन पे लिया है और उसे हमने पास किया है CaOH ट्वाइस से, और एक्सेसिव जो अनरिएक्टेड CaOH ट्वाइस है उसे हमने HCl से टाइट्रेट किया है और पूछा है वॉल्यूम। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो हमें लगाना होता है लॉ ऑफ टाइट्रेशन। अब लॉ ऑफ टाइट्रेशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। आपको पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लेते हैं मोलैरिटी वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मान लो कि लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल से n, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल से n, और वॉल्यूम हम बाद में निकालेंगे। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स और वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इसकी मोलैरिटी है 0.1 और इसका जो वॉल्यूम आपको दिया है और इसका n फैक्टर होता है 1। अब इस ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से हमने डिवाइड कर लिया, इसको कैंसिल कर लेंगे। 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.004। तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.002। अब नंबर ऑफ मोल्स 0.02 है। एसटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम होता है 22,400, तो 0.002 का हो जाएगा 0.002 इंटू 22,400। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक बात समझे कि हमें हमेशा इस तरीके के सवाल करने हैं विच आर सिमिलर टू द एग्जाम, इसलिए दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखें दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देखें कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती भी है और घटती भी है। तो मतलब जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम -1 से +7 तक लेते हैं। तो अगर कोई भी क्लोरीन इंटरमीडिएट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऐसे क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी क्लोरीन है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो वो हमेशा रिड्यूस होगा, कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें ClO4 नेगेटिव, तो यहां पर क्लोरीन X है और ऑक्सीजन -8 है, टोटल चार्ज है -1, तो X की वैल्यू आ गई +7। इसका मतलब यहां पर जो क्लोरीन है वो +7 है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, इस कारण से क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा बल्कि क्लोरीन में केवल रिडक्शन होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैच करना है किस रिएक्शन का नेचर क्या है। तो बेसिकली 4 प्रकार की रिएक्शन लिस्टेड है: डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन की बात अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में की कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े भी और घटे भी, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है 2 एलिमेंट कंबाइंड होंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब है या डिकॉम्बिनेशन का मतलब है टूटना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है हाई रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। अब जैसे सबसे पहला इक्वेशन आप देखेंगे कि जो सबसे पहला इक्वेशन है CH4 +
2O2। अब CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है कि कार्बन से O ऐड हुआ है, तो कार्बन से O का एडिशन हुआ है। इसका मतलब पहली रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पहले में क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सेकेंड। दूसरा आप देखें कि सोडियम हाइड्राइड, यहां पर सोडियम और हाइड्रोजन बीच में ब्रेक हो गया है। अब सोडियम और हाइड्रोजन अगर ब्रेक हो गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देखोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड का कॉम्बिनेशन थर्ड हो जाएगा। तीसरा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम की रिएक्शन। तो क्या हुआ, कैल्शियम आया और उसने वेनेडियम को हटाया और वेनेडियम अलग हो गया, तो कैल्शियम ने वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बन रहा है पानी और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है पेरोक्साइड में -1, ऑक्साइड में -2 और ऑक्सीजन में 0। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। -1 से -2 डिक्रीज हुआ और -1 से 0 इंक्रीज हुआ। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आ गया, फर्स्ट। तो आंसर क्या बन गया, आंसर क्या बन जाएगा आपके सामने कि ए सेकेंड, बी थर्ड, C4, ए सेकेंड, बी थर्ड, C4। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम देख लें कि अगला क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, दैट इज एजर्सन रीजन। दोनों स्टेटमेंट आपको रीड करना है और यू हैव टू सिलेक्ट कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है और उनका रीजन देखना है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब हम ऑक्जेलिक एसिड की KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बोल रहा है कि वी नीड टू हीट इट, 60 डिग्री पर हमें गर्म करना पड़ता है। और जब फेरस अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो उसे हीट नहीं करना पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन द ऑक्जेलिक एसिड इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 टेक्स प्लेस एट द हाई टेम्परेचर which act as a catalyst for the further reaction. In case of the ferrous ammonium sulfate, ferrous oxidize in the ferric. अब दोनों स्टेटमेंट को हमें स्टडी करना है। तो पहली बात आप ये समझो कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड की है रिएक्टिविटी कम होती है। तो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए जब हम इसे KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें इसे गर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मोहर सॉल्ट ले लें, मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट को जब हम H2SO से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक में। तो क्या हो रहा है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है उसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए उसे हमें हीट करना पड़ता है। और जो FeSO4 है, FeSO4 मोहर सॉल्ट में, फेरस अमोनियम सल्फेट में जब हम KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस आधार पे हम क्या बोल रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI दैट इज टाइट्रेटेड। आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन KI का लिया और इसे आप टाइट्रेट कर रहे हैं दो कंपाउंड के साथ H2SO4 एंड KiO3। अब आपसे बोला है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको पता है कि जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ टाइट्रेशन। तो लॉ ऑफ टाइट्रेशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1 बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 2। तो जैसे हम मान लो पहले ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है कि KI जो आप मतलब आप टाइट्रेट कर रहे हैं पहले KI को KiO3 के साथ।
अब KI का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम क्या लेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोलैरिटी, वॉल्यूम एंड एन फैक्टर। KI की मोलैरिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 200, 0.1 इंटू 200 और जो KiO3 है वो उसके मोल्स हैं 0.004 और KiO3 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा 5। अगर हम इक्वेशन को देखेंगे 3 कन्वर्ट हो रहा है I2 में। अब IO3 में ऑक्सीडेशन नंबर है 5, तो आप देखेंगे 5 आयोडीन दैट इज कन्वर्टिंग इन I2, देयर आर 2I, सो I2 प्लस 10 से जा रहा है I2 0 में, तो 2 आयोडीन के लिए एन फैक्टर हम ले रहे हैं 10, तो एक के लिए हो जाएगा एन फैक्टर 5। अब हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 0.02 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे ml को लीटर में बदला तो ये भी आ जाएगा 0.02। तो पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KI और KiO3 के मैच हो रहे हैं, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें, अभी अपन ने बात की डी ऑप्शन भी मैच हो रहा है कि इक्विवेलेंट वेट हम क्या लेते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास KiO3 का हमने m मान लिया और एन फैक्टर कितना आया है 5, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब अगर हम बी और सी ऑप्शन की बात करें और इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैच करें, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो H2SO4 के हैं वो 0.06 इंटू 2 आएंगे, जबकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके कितने हैं 0.02। मतलब अगर हम यहाँ पर KI के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखेंगे तो 0.02 आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.0012 आएंगे, तो ये मैच नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है 0.5 लीटर KI और 0.05, तो अगेन पर भी इक्विवेलेंट मैच नहीं होंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए और डी। ओके।